नमस्कार, अमरउजाला.com देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। और उत्तर प्रदेश को सक्षम उत्तर प्रदेश बनाने के लिए वर्तमान में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार तमाम जो कोशिशें हैं वो कर रही है। हर क्षेत्र के अंदर विकास की जो बयार है वो बहाने की कोशिश हुई है, तमाम दावे भी हैं। खास तौर पर अगर हम किसानों की बात करें तो किसानों की आय बढ़ाने को लेकर अलग अलग योजनाओं की जो शुरुआतें की गई है, आखिर उन योजनाओं का किस तरीके से जो स्थानीय किसान हैं उन्हें लाभ मिल रहा है, क्या किसानी अब फायदे का सौदा हुई है। चाहे एमएसपी की बात करें या किसान के लिए जो यंत्र हैं उसकी बात करें, या फिर अलग अलग वो योजनाएं जो किसानों के हित के लिए चलाई गई हैं, क्या ग्राउंड पर उनका लाभ उन तमाम किसानों को उनकी आमदनी के तौर पर हो रहा है। इन्हीं तमाम चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। एक स्थानीय किसान, उत्तर प्रदेश के किसान हमारे साथ इस वक्त हैं अनुज पवार जी, और जानेंगे कि आखिर क्या लाभ उन्हें इन तमाम योजनाओं का मिला है और वर्तमान सरकार जो दावे कर रही है क्या वास्तव में किसान उससे लाभान्वित हो रहे हैं। अनुज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर। अनुज जी, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे, आप उत्तर प्रदेश में कहाँ के रहने वाले हैं और जो खेती किसानी आप जो करते हैं उसमें किस तरीके का आपका पूरा खेती किसानी का कार्य है। मैं उत्तर प्रदेश के बागपत ज़िले के ग्राम आदमपुर का रहने वाला हूं और हमारे यहाँ पे जो पारिवारिक खेती है 10 एकड़ में खेती करते हैं। तो हम मेनली जो खेती करते हैं वो गन्ना, सरसों और गेहूं और धान की खेती करते हैं। ये 4 फसलें हमारे यहाँ पर मेनली करी जाती हैं। जी, वर्तमान सरकार की अगर हम बात करें तो वर्तमान सरकार की तरफ से चाहे एमएसपी की बात कर लें, चाहे किसानों को यंत्र देने की बात करें, कृषि यंत्र देने की बात करें, सोलर योजना की जो है बात करें, एक लंबी फहरिस्त है अलग अलग योजनाओं की। आपको एक किसान के तौर पर किन किन योजनाओं का लाभ मिला है और क्या वास्तव में जो किसान हैं इन योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं। हाँ, किसान ज़रूर इन योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं। जैसे कि किसानों को एमएसपी का लाभ मिला है। जैसे गेहूं की जो एमएसपी है वो काफ़ी अच्छी हो गई है। 2585 रुपये अभी यूपी में गेहूं की एमएसपी है, जो कि एक रीजनेबल प्राइस है किसान के हिसाब से। जैसे उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ रही है, जैसे उसकी लेबर कॉस्ट बढ़ रही है, उसके हिसाब से उसका एमएसपी गेहूँ में बढ़ा है। तो वहाँ पे धान की भी एमएसपी अच्छी शुरू हुई है मिलनी, जिसकी वजह से बहुत से किसान गेहूँ और धान की तरफ भी मूव करा है उन्होंने। जो एक बार प्योरली पहले एक ही फसल पर लोग डिपेंडेंट हो गए थे, तो जैसे कि गन्ने में भी एक ही वैरायटी के ऊपर लोग डिपेंडेंट हो गए थे, तो वो वैरायटी जो नई नई वैरायटी गवर्नमेंट ने गन्ना शोध संस्थानों के द्वारा निकाली हैं, उससे वो डाइवर्जन आया है। उस डाइवर्जन की वजह से किसानों की उपज में वृद्धि हुई है, क्योंकि अच्छी नई प्रोडक्शन वाली किस्में आई हैं और जो हमारा प्रोडक्शन है वो भी बढ़ा है, जो उसके बाद हमारा एमएसपी है वो भी बढ़ा है। तो ओवरऑल इट्स ए ग्रोथ फॉर फार्मर्स। अच्छा, एक जो समझना चाहेंगे आपसे कि कौन कौन सी योजनाएं हैं जिसका लाभ आपको मिला है। बेसिकली हमारे बागपत ज़िले में एक योजना आई थी जिसमें हम बागवानी शुरू कर सकते थे। तो अभी मैंने लगभग 1.5 एकड़ में एक मिक्स फ्रूट बाग लगाया है। वो योजना यूपी सरकार ने, जिसमें हमें पौधों के लिए सब्सिडी प्रोवाइड कराई थी, फेंसिंग के लिए सब्सिडी प्रोवाइड कराई थी। तो उस योजना से ये हुआ है कि जैसे अभी हम पहले गन्ने पे डिपेंडेंट थे, तो अभी हमें एक ईयर राउंड जो पूरा 1 साल तक चल सकता है ऐसी फसलें लगाने के लिए सरकार ने प्रोत्साहित किया, सब्सिडी मिली। अगर एक किसान, आम किसान जैसे कि मैं हूँ, तो अगर हम लोग एक बाग लगाना चाहें तो उसकी फेंसिंग का जो खर्च है, जो पौधों का खर्च है, वो इतना ज़्यादा होता है कि किसान उस पे स्टेप नहीं ले पाता। यूपी सरकार ने जो वहाँ पे सब्सिडी दी है उसकी वजह से वो बेनिफिट मिला, लोग उसकी तरफ मूव होना शुरू हुए। उस वजह से जो है किसानों को एक और अपना रास्ता मिला कि वो बागवानी की तरफ भी जा सकते हैं। कोई आपकी आमदनी पे फर्क पड़ा है इससे जो तमाम हाँ, कोशिशें हुई हैं। हाँ, जैसे कि बागवानी जब हमने शुरू की तो अभी हमने जैसे उसमें जो भी फ्रूट्स वगैरह लगाए हैं, तो उन फलों का ईयर राउंड प्रोडक्शन होता है। और जैसे कि गन्ने में जो एक फिक्स हमारा 1 साल में जो 1 बीघा से इनकम होती थी, वो इनकम इम्प्रूव हुई है वहाँ पे। जो वर्तमान सरकार की तरफ से प्रयास किए गए हैं, आपके साथ साथ आप कह रहे हैं कि हमें आमदनी में उसका फ़र्क जो है वो पड़ा है, कितना लाभ जो है बाकी किसानों को हुआ है, उन किसानों के, चाहे बड़े किसान हो चाहे छोटे किसान हो, उन्हें भी फ़ायदा हुआ इन तमाम योजनाओं का। हाँ, बहुत से किसानों को, जैसे
इम्प्लीमेंट्स मिले हैं। जैसे आज ही यूपी गवर्नमेंट ने एक योजना है जिसमें टोकन्स इशू किए जाएंगे फार्मर्स को कस्टम हायरिंग सेंटर के थ्रू, या डिफरेंट योजनाएं जो हैं सरकार की, जिसमें डिफरेंट इम्प्लीमेंट जो यंत्र हैं सरकार प्रोवाइड कराती है सब्सिडाइज रेट पे किसानों को। उनकी हेल्प से जो किसान हैं उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो इम्प्रूव होती है। जैसे कि स्प्रेयर्स देते हैं, तो जैसे कीटनाशक भगाने के लिए तो किसान को सब्सिडाइज रेट पे स्प्रेयर मिल जाता है, ट्रैक्टर मिल जाता है। कस्टम हायरिंग सेंटर के द्वारा बहुत सारे किसान ग्रुप बना के वो सामान ले सकते हैं, जिससे कि फार्मर्स को एक जो उनका खर्च है, जो लागत है, वो कम हो जाती है। तो जितने भी यंत्र हमें प्रोवाइड यूपी सरकार करती है उससे लागत पे उसका असर हमारी आता है। तो कस्टम हायरिंग सेंटर बहुत अभी कम है, तो वो जैसे जैसे बढ़ेंगे तो लोगों को फ़ायदा उसका मिलना ज़्यादा स्केल पे शुरू होगा। लेकिन जिनको अभी मिला है उनको, जिन एरियाज में वो मिला है वहाँ पे उसका इम्पैक्ट दिखता है कि वहाँ पे जो कल्टीवेशन की कॉस्ट है वो कम हो गई है। यानी पहले से स्थिति सुधरी है किसानों की हाँ, इस मुकाबले पहले से स्थिति सुधरी है। अच्छा, ये बताइए कि एक सम्मान निधि जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है वो किसानों के लिए शुरू की गई, इसका ग्राउंड पर क्या असर पड़ा है? क्या किसानों को इसकी ज़रूरत थी? हाँ, इस बहुत से किसानों को इसकी ज़रूरत थी। होता क्या है, जैसे कि अगर मैं अपने एरिया की बात करूं, जो जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश गन्ना बेल्ट के नाम से फेमस है, तो जो गन्ने का हार्वेस्टिंग सीजन है वो नॉर्मली नवंबर से स्टार्ट होकर अप्रैल तक ख़त्म हो जाता है। उस टाइम पे फार्मर्स के पास पैसा आता है क्योंकि उनके पास उनकी पकी हुई फसल होती है। लेकिन उस गन्ने को तैयार करने के लिए जो सीजन शुरू होता है वो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, उसमें दवाइयाँ भी चाहिए और खाद भी चाहिए। तो कुछ छोटे किसान भी ऐसे होते हैं जिनके पास उस टाइम कुछ नहीं बचता, क्योंकि वो बहुत छोटे किसान हैं। तो उनको उस टाइम पे बीज, खाद के लिए वो पैसा मिल जाता है। बाकी जो किसान हैं जो कहीं से उधार लेते हैं, तो उनको एक तरीके से आप कह सकते हैं कि दुकानदार के पास भी एक गारंटी होती है कि इसकी सम्मान निधि आएगी किसान की, तो मैं अपना पैसा रिकवर कर सकता हूँ। तो वो उसको एक बेस समझ के उसको उधार दे सकता है। यानी उसे पता है कि 3 महीने के बाद कुछ ना कुछ उसके ना अकाउंट कुछ में आ आएगा, तो मेरा पैसा वापस आ जाएगा। तो उसे वो उधार देने में भी दिक्कत नहीं होती है। तो वो एक साइकिल जो है वो ब्रेक होने से बचा है, जिससे कि किसानों को दुकान पे जाके सामान लेने में आसानी होती है, चाहे वो घर का सामान हो, चाहे वो खेती किसानी का सामान जुड़ा हुआ सामान हो। अच्छा, जब ये तमाम चीज़ें होती हैं तो सरकारी खरीद को लेकर सरकार ने कई बड़े दावे किए कि हम किसानों के लिए उन तमाम चीज़ों को एक जो है नॉर्मल करेंगे कि किसान अपनी फसल जाकर जो है बेच पाएँ। जो किसान की खरीद है, जो फसलें हैं उसकी खरीद को लेकर बदलाव आया पहले के मुकाबले? हाँ, काफ़ी बदलाव आया है। जैसे कि अभी हम गेहूं की बात करते हैं तो गेहूं नॉर्मली एमएसपी पे अब जाने लगा है। अभी कोई ऐसा पिछले कुछ सालों में जैसे हमने गेहूं जो भी बेचा है उसको एमएसपी से नीचे हमने कभी नहीं बेचा। तो सरकारी खरीद केंद्रों पे जब हम जाते हैं तो हमें एक प्रॉपर वहाँ पे टोकन सिस्टम के थ्रू अपना सामान बेचने की सुविधा प्रॉपर मिलती है। पहले क्या होता था कि जो सरकारी खरीद केंद्र बहुत दूर दूर होते थे, अब उनके भी नंबर्स बढ़ाए हैं यूपी गवर्नमेंट ने, जिसकी वजह से वो पास हुए हैं, तो किसान को सामान लेके जाने में आसानी हुई है। ये पहले जो स्थिति थी उससे और अब में कितना अंतर आ गया है? उससे और अब में इतना अंतर आया है कि पहले कुछ बड़े किसान ही सरकारी खरीद केंद्रों तक जा पाते थे, अब ज़्यादातर किसान सरकारी खरीद केंद्रों तक पहुंच रखते हैं। डिजिटाइजेशन की वजह से इसका बेनिफिट हुआ है कि उनकी लोकेशन सब रीडेबल हैं कि कहाँ पे वो जाके सामान देना चाहते हैं, कहाँ पे वो सरकारी खरीद केंद्र है, क्या वहाँ पे कौन वहाँ पे प्रभारी है, तो वो बात कर सकते हैं। तो वो ट्रांसपेरेंसी सिस्टम में आई है। अच्छा, ये बताइए कि एक जो सबसे बड़ी समस्या रही है भारत के अंदर और ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश में किसानों की, वो रही है मानसून पे निर्भरता। दूसरी, जिन किसानों के पास ट्यूबवेल की व्यवस्था थी उनके लिए समस्या रही बिजली की। क्या वर्तमान सरकार के आने के बाद से जो दावे किए जाते हैं कि सिंचाई व्यवस्था जो है वो पहले के मुकाबले सुधरी है, उसमें बदलाव आया है कि? हाँ, उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव आया। वो सबसे अच्छा एरिया है जिस पे यूपी गवर्नमेंट ने काम किया है। जैसे कि पहले बिजली जो आती थी गांव में, वो रात को भी आती थी, एक ही लाइन होती थी गांव की। जो शहर मतलब जो रिहायशी इलाके हैं और जो खेती वाले इलाके हैं उनकी एक ही लाइन होती थी। तो उसकी वजह से क्या होता था कि किसानों को रात को भी खेतों में जाना पड़ता था, जंगली जानवरों का डर भी रहता था। तो अब यूपी गवर्नमेंट ने जो भी पिछले कुछ सालों से प्रोग्रेस करी है इसमें, तो दिन में बिजली आती है, किसान दिन में अपना काम कर सकते हैं और रात को आराम से सो सकते हैं। सोलर, काफ़ी सारे सोलर नलकूप दिए हैं,
बोरिंग की सुविधा भी प्रोवाइड कराई है, जहाँ पे जो किसान नहीं कर सकते थे, जिनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो अपना समरसेबल करा सकें, ज़मीनी छोटी हैं, काश्तकार छोटे हैं, तो उनको यूपी गवर्नमेंट ने वो भी सब्सिडाइज रेट प्रोवाइड कराया है। तो सिंचाई की व्यवस्था के मामले में हम कह सकते हैं कि सबसे अच्छा काम किया है। यानी जो किसान पहले रात रात भर भागता था अब वो अपने नहीं है। खेतों में, अब वो स्थिति नहीं है। अब वो बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति, बहुत बेहतर है उससे स्थिति। और क्योंकि रात के अंधेरे में आप जा रहे हैं खेतों के ऊपर, कई बार जानवरों को लेकर भी दुर्घटनाएं होने का भी बहुत सारे किसानों की मौत हो जाती थी, सांप ने काट लिया, जंगली जानवरों ने कर दिया, तो बहुत सारी वो खबरें आती थी। लेकिन अब ऐसी खबरें नहीं आती, क्योंकि किसान दिन में अपना काम कर सकता है। दिन में अपना काम कर सकता है, बिजली की व्यवस्था दिन की है, सिंचाई का काम जो है दिन में हो सकता है। वो बहुत अच्छी व्यवस्था है। कई बार ये होता है कि कई बार जो है ऐसी स्थिति बनती थी कि इन्हीं भी कारणों की वजह से जो फसल है किसानों की वो ख़राब हो जाया करती थी। और हमने देखा है कई बार जो प्रशासनिक अधिकारी आते थे, जो फसल था उसका आकलन करते थे और फिर चेक बंटते थे, 1-1 रुपए के, 2-2 रुपए के, इस तरीके की घटनाएं जो हैं वो सामने आई। लेकिन उसके बाद एक सरकार की तरफ से कोशिश की गई फसल बीमा योजना को लेकर। ये जो फसल बीमा योजना आई, इससे किसानों को फ़ायदा हुआ है, कुछ लाभ हुआ है? हाँ, फसल बीमा योजना से बहुत सारा फ़ायदा हुआ है किसानों को। जैसे कि अभी हमारे यहाँ पे यमुना का इस टाइम, एक बारिश में यमुना में बहुत सारी फसलें बह जाती हैं, तो उसमें किसानों को एक उसका मुआवजा मिलता है। पहले ये सब चीज़ें नहीं थी, तो किसानों, अगर किसी किसान की फसल बह गई तो वो बर्बादी हो जाता था। लेकिन अब उसकी जो फसल है वो सिक्योर है, उसको एक उसका पैसा मिलता है जिससे वो अगली फसल बो सकता है, अपने परिवार का खर्च चला सकता है। तो ये, और डीबीटी के थ्रू जो है किसान के खाते में सीधा आना शुरू हुआ है, ये भी एक अच्छी चीज़ हुई है कि जो बीच में बिचौलिया थे या जो भी चीज़ें थी वो सब हट गई हैं। तो किसान को सीधा फ़ायदा मिलता है और इस सब चीज़ों से किसान की जो इनपुट कॉस्ट है वो रिकवर हो जाती है। पहले के मुकाबले उसमें बहुत स्थिति सुधरी है उसमें। बिल्कुल। अच्छा, जो ये लाभ मिलता है इसका मुआवजे का, ये वक्त पर आता है किसानों को? क्या आपको कभी ज़रूरत पड़ी है जो फसल बीमा जो है योजना का लाभ लेने की? नहीं, मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन जितने भी किसान हैं जिनके साथ हम खेती करते हैं या कहीं भी मिलते हैं, तो जिन किसानों को इसका लाभ मिला है उन्होंने हमेशा यही बोला है कि उनको वक्त पे मिला है और खाते में सीधा ट्रांसफ़र हुआ। अच्छा, डायरेक्टली जो है वो अकाउंट्स के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है। अच्छा, अगर आज की स्थिति देखें तो इसमें सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे कि सरकार और अगर किसानों को फ़ायदा देना चाहती है, उनकी आमदनी अगर बढ़ाना चाहती है, तो उसमें और क्या परिवर्तन जो है करे, या कोई एक कोशिश जो आप चाहते हैं सरकार की तरफ से होनी चाहिए? मुझे लगता है कि आजकल जैसा कि हम एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो शायद हमने किसान को कहीं एक मैकेनाइजेशन की तरफ हम काम कर रहे हैं, लेकिन किसान 100% मैकेनाइजेशन नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे इंडिया में बहुत छोटे किसान हैं, हम बहुत बड़े बड़े किसान नहीं हैं। तो जो हमारी एक योजना है मनरेगा, उसके थ्रू हमें फार्मर को लेबर प्रोवाइड करानी चाहिए। फार्मर पे कर सकता है और सरकार के पास एक पूल भी है, तो क्यों ना उस पूल को फार्मिंग की तरफ डाइवर्ट किया जाए, क्योंकि जो मनरेगा के मजदूर हैं वो नॉर्मली ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले ही मजदूर हैं, तो उनको घर के पास काम मिलेगा, किसान को घर के पास मजदूर मिलेगा, इससे किसान की लागत और कम हो सकती है। यानी आप ये कह रहे हैं कि किसानों को जो मजदूर हैं वो उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। मनरेगा जो है मजदूरों को तो लाभ देता है, लेकिन किसानों को कहीं ना कहीं उनसे मजदूर छीन लेता है। अच्छा, उसमें अगर थोड़ा परिवर्तन हो कि मनरेगा की योजना चले, हाँ, लेकिन किसानों के लिए हो, किसान वहाँ से, जैसे एक ठेकेदार जो काम करता है वो मनरेगा से मजदूर ले सकता है, ऐसे ही किसान भी मनरेगा से मजदूर ले सकता हो, तो उसके बाद किसान जो उसे पे कर सकता है। हाँ। तो उससे सरकार की योजना भी एक्सपेंड होगी मनरेगा, किसान का भी फायदा है और मजदूर का भी फायदा। अच्छा, आमदनी में इन सालों के दौरान, क्योंकि सरकार अपनी योजनाओं का जिस तरीके से जो है जानकारी देती है और वो दावे करते हैं कि किसानों की जो पहले के मुकाबले आमदनी है वो बढ़ी है, क्या बढ़ी है आमदनी? क्या परिवर्तन आया उसके जीवन स्तर में किसान के पहले से? हाँ, आमदनी बढ़ी है, जीवन स्तर में परिवर्तन आया है, लेकिन उतना भी नहीं आया जितना आना चाहिए था। जैसे कि आमदनी के हिसाब से हम देखें तो हमारे एमएसपी बढ़े हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारी इनपुट कॉस्ट भी इंक्रीज हुई है। तो जो एमएसपी का पूरा फ़ायदा था वो पूरा नहीं मिला, लेकिन फ़ायदा बहुत मिला है।
इनपुट जो कॉस्ट है उसे अगर कम किया जाए, उसके लिए सरकार ने किसानों को अलग अलग मद में सब्सिडी देने की भी कोशिश की, खासतौर पर उसके औजारों को लेकर। उसके लिए किस तरीके का प्रयास किया है सरकार ने कि किसानों का जो औजार हैं वो उसको उपलब्ध हो सकें? इसको लेकर क्या वो है, और क्या आपको या आपके जो आसपास के किसान हैं उन्हें इसका लाभ मिला है? हाँ, किसानों को बहुत लाभ मिला है औजारों के, जैसे स्प्रे मशीन्स हैं, ट्रैक्टर्स हैं, और रेडी इशू मैनेजमेंट के लिए बहुत सारे टूल सरकार प्रोवाइड करती है। अभी सरकार ने जैसे एक योजना निकाली है जिसमें फूड प्रोसेसिंग के लिए भी सरकार ने बहुत सारे इम्प्लीमेंट किसानों को दिए हैं कि अपना फूड को वैल्यू ऐड करके मार्केट में सेल कर सकें। तो उस टाइप की बहुत सारी योजनाएं सरकार ने चलाई हैं जिनसे किसानों को एक्चुअल में बहुत फ़ायदा हो रहा है, और किसान जो हैं वो अपने प्रोडक्ट को मल्टीपल तरीके से सेल कर पा रहे हैं, ना कि वो एक खाली रो फॉर्म में सेल कर पा रहे हैं। एक कहावत होती है, कहा जाता है कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर और इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनना चाहता है, वकील का बेटा वकील बनना चाहता है, या वकील अपने बेटे को वकील बनाना चाहता है। लेकिन किसान का बेटा कभी किसान नहीं बनना चाहता, या किसान अपने बेटे को कभी किसान नहीं बनाना चाहता। उसकी एक वजह कही जाती है कि जो घाटा है किसान का वो हर साल बढ़ता है, उसे नुकसान होता है। इन परिवर्तनों के बाद क्या खेती इस स्थिति में पहुंच रही है, या जो है वो पहुंची है कि खेती के अंदर जो निवेश है वो फ़ायदे का सौदा हो सके? क्या ऐसी परिस्थितियां बनती हुई दिखती हैं आपको? हाँ, अभी हम थोड़े इनिशियल स्टेज में हैं। अभी कम्प्लीटली हम नहीं कह सकते कि किसान का बेटा किसान ही बनना चाहेगा, लेकिन हाँ, उसकी तरफ हमने जो रास्ता लिया है उस पर हमारी प्रोग्रेस अच्छी है। जैसे कि पहले क्या होता था कि एक किसान की पूरी ज़िंदगी अपने बच्चों के बेसिक्स निकालने में निकल जाती थी, कि उसका खाना, उसके कपड़े, उसकी पढ़ाई। जैसे अगर मैं अपनी ही बात करूं तो हमारे जो फादर थे, हम 7 बहन भाई हैं, तो उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया। मैंने उनका स्ट्रगल बहुत क्लोजली देखा कि उन्होंने कैसे हम सबको पढ़ाया। तो उस स्ट्रगल को देखते हुए हमें ये लगता है कि लेकिन अगर मैं अब अपने फादर की जगह अपने आप को रखता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं अपने बच्चों के लिए जो इनकम खेती से हो रही है उसमें कुछ एडिशनल कर सकता हूँ, जो हमारे पिता ने हमारे लिए किया था। तो उस टाइम पे स्ट्रगल ज़्यादा थे, मैकेनाइजेशन इतना नहीं था, किसान के पास इतने पैसे नहीं होते थे कि वो नई मशीनें खरीद ले। अब गवर्नमेंट ने सब्सिडी प्रोवाइड कराई हैं, बहुत सारे लोन्स प्रोवाइड कराए हैं, जैसे कि चारे के लोन हैं, KCC है, किसान क्रेडिट कार्ड है। वो किसानों को बहुत अच्छा फ़ायदा रहा है। पहले किसान साहूकार से पैसा लेता था, उसका मोटा ब्याज देता था, उसकी पूरी फसल ब्याज में मूल में निकल जाती थी। अब जब से किसान क्रेडिट कार्ड आया, किसान के पास एक लिक्विड पैसा है जिसको वो अपनी फसल में इन्वेस्ट कर सकता है और अपने प्रोडक्ट को अच्छा बना सकता है, मतलब उसकी प्रोडक्शन बढ़ा सकता है, खाद बीज जो है वो अच्छे से खरीद सकता है और उनको बढ़ा सकता है। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो किसानों को जो योजनाएं हैं उनका लाभ मिल रहा है, और अनुज पवार जी जो हमारे सामने इस वक्त बैठे हुए हैं वो उसका जीता जागता उदाहरण है। उन योजनाओं का लाभ भी ले रहे हैं, और जो आसपास के किसान हैं उन्हें भी लाभ मिल रहा है इसका। खेती किसानी में परिवर्तन हो उसके प्रयास सरकार ने किए हैं। अगर वो ग्राउंड पर नज़र आते हैं तो बाकी किसान भी जो हैं उससे प्रोत्साहित होते हैं। अनुज जी, आपने वक्त दिया, हमारे साथ जुड़े, उन योजनाओं का जिक्र आपने किया जो सरकार की तरफ से प्रयास किए गए हैं और आपका उसको लाभ मिला है, उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। तो सरकार का प्रयास ये है कि उत्तर प्रदेश को सक्षम उत्तर प्रदेश बना जाए, और अगर सक्षम उत्तर प्रदेश की परिकल्पना की जाती है तो उसमें जो किसान है वो एक महत्वपूर्ण कड़ी है, और वो तमाम योजनाएं उसे लाभ देती हैं, और तभी वो किसान जो है सक्षम किसान बन पाता है, और उन योजनाओं का लाभ लेकर वो किसान जो है खेती किसानी को एक जो फायदे का सौदा है वो बनाने में कामयाब हो पाता है। सरकार प्रयास कर रही है और तमाम किसानों की जो मेहनत है वो रंग भी ला रही है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। बने रहिए अमर उजाला के साथ। बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।